हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कपिल कुमार। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर है ये केमिस्ट्री का, 9th एसएससी बोर्ड का है ये, ठीक है। और ये लास्ट लेक्चर है बच्चों आज उसका, ठीक है, उस चैप्टर का। तो आप बड़े ध्यान से इसको देखिए, समझिए, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको बैलेंस करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। कैसे बैलेंसिंग करते हैं इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो इसमें भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं क्या करके स्टूडेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर सारे आप देख लेना, ठीक है। और सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, ध्यान समझिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ मॉलिक्यूल। किसी अगर एलिमेंट का अगर परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उस मॉलिक्यूल में, तो आपको करना क्या है? मास ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब जिस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उसे आपको ऊपर लिखना है, और डिवाइड किससे करना है? पूरे मॉलिक्यूल के मास से डिवाइड करना है, और इंटू क्या कर देना है? इंटू 100 कर देना है स्टूडेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, फिर से एग्जाम्पल लिया गया है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2O। वाटर का में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है वाटर में, ठीक है, ये देखना है हमें। तो परसेंटेज अगर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2 हैं, इंटू हाइड्रोजन का ही एटॉमिक मास, मतलब कितना दिया हुआ है? 1। और इसको डिवाइड किससे करना है आपको? इससे डिवाइड करना है इससे आपको H2O के मॉलिक्यूलर मास से। तो H2O का जब मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2 इंटू 1। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सिखाए थे स्टूडेंट आप लोगों को, ठीक है, पहले के लेक्चर में। तो नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन का होता है 2, और एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का? 1, प्लस ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 1 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास स्टूडेंट होता है 16, दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला स्टूडेंट? 18 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब कंपोजिशन, इसका मतलब मॉलिक्यूल जो है H2O, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या निकला? 18 ग्राम। तो आपको मास ऑफ मॉलिक्यूलर प्लेस में क्या पुट करना है? यहाँ पर 18 पुट करना है, और इंटू क्या कर देना है? इंटू 100 कर देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ से क्या आएगा? 2/18 इंटू 100। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और यहाँ से आएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 11.11 अप्रॉक्सीमेटली। परसेंटेज हाइड्रोजन कितना है? 11.11 आया, ठीक है स्टूडेंट। अगर मान लो आपको परसेंटेज ऑक्सीजन का निकालना है, तो आप परसेंटेज ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं इजीली। तो आपको करना क्या है कि हाइड्रोजन के प्लेस में क्या पुट करना है आपको? ऊपर में ऑक्सीजन के मास को पुट कर देना है। जैसे मान लो परसेंटेज ऑक्सीजन निकालना है, तो मास ऑफ वन कंपोनेंट, इसके प्लेस में ऑक्सीजन के मास को पुट करना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं नीचे लिखा है, मतलब 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो 1 इंटू क्या करना है आपको? 16 कर देना है, उसी के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ एटम पहले ये देखना है, और उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का यहाँ पर मास निकल चुका है, ठीक है। इसके बाद डिवाइड करना है आपको पूरे मॉलिक्यूलर मास से, मतलब H2O का मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो कितना है इसका? 16, 18 इंटू 100, और लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 16/18 इंटू 100 करोगे तो कैंसिल किससे होगा? 2 से कैंसिल होगा, 2 8 या 2 9 जा, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 88.88 आएगा, ठीक है, परसेंट ये आएगा। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन, किसी भी मॉलिक्यूल में जो जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड फॉर्म फॉर ए केमिकल चेंज। अगर कोई भी केमिकल चेंज होता है तो केमिकल इक्वेशन क्या है? शॉर्ट हैंड है वो, ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, केमिकल चेंज का। केमिकल इक्वेशन shows the result of a chemical change in which reactant and product are represented by symbol and formula। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है सिर्फ, ठीक है। रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड लिखा जाता है, और रिएक्टेंट जब मिक्स होते हैं, ठीक है, और उनमें केमिकल चेंज होता है तो फाइनली क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड लिखा जाता है और प्रोडक्ट को राइट साइड लिखा जाता है, ठीक है। ये एरो साइन का मतलब होता है केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। अच्छा, इस इक्वेशन से क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होता है हम? अच्छा, ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो लिखा गया है, इसमें अगर कोई एलिमेंट होता है तो उसका सिंबल लिखा जाएगा। अगर जैसे मान लो एलिमेंट कार्बन है तो कार्बन में क्या लिखा जाएगा? C लिखा जाएगा। नाइट्रोजन के लिए क्या लिखा जाएगा? N2 लिखा जाएगा। अगर H2O है तो H2O के, अगर वाटर है तो वाटर के लिए H2O लिखा जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो उनके सिंबल यहाँ पर लिखे जाएंगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या लिखे जाएंगे? अपने अपने सिंबल लिखे जाएंगे, ठीक है, उनके सिंबल या फॉर्मूला।
अच्छा, इन्फॉर्मेशन क्या दी जाती है केमिकल इक्वेशन में, क्या क्या हमें पता रहता है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा गया है। और इसका लिमिटेशन फिर क्या है, ठीक है, मतलब क्या प्रोवाइड नहीं किया गया इसमें। सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी रिएक्शन की, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये केमिकल चेंज की, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये सिंगल एरो होता है तो इसका मतलब होता है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हाफ एरो अगर इस तरह से है 2 बार, ठीक है, इस तरह से हाफ एरो ऊपर और हाफ एरो नीचे, नीचे की तरफ, ये रिवर्सिबल का साइन होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। स्टेट ऑफ मैटर कि कौन से स्टेट में मैटर है, मतलब रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उनका स्टेट क्या है अपना। अगर सॉलिड होता है तो उसके ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे, स्मॉल एस। अगर मान लो लिक्विड अगर कोई स्टेट है, जैसे ब्रोमीन का स्टेट क्या होता है लिक्विड, तो उसके ब्रैकेट में लिख देंगे एल, ठीक है। अगर गैस कोई है, मान लो ऑक्सीजन, तो उसके ब्रैकेट में लिखा जाएगा जी, मतलब गैस है वो, ठीक है। तो स्टेट को यहाँ पर मेंशन किया जाता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। लिमिटेशन की अगर हम बात करें इसकी, तो डज नॉट टेल अस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मतलब कितना कंसंट्रेट रिएक्टेंट है या कितना कंसंट्रेट प्रोडक्ट बना, उसके बारे में कोई भी यहाँ पर आइडिया नहीं रहता है हमें, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। इसके बाद क्या, डज नॉट टेल अस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन भी नहीं बताता है। केमिकल रिएक्शन जो है, ये जो दिया गया केमिकल रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताता है कि 5 मिनट में रिएक्शन हुआ, कि 10 मिनट में रिएक्शन हुआ, कि 1 घंटा लग गया रिएक्शन को होने में, ये रेट को नहीं बताता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है, ठीक है, तो उसको नहीं बताता ये, ठीक है, इसकी जानकारी यहाँ पर नहीं होती है। डज नॉट टेल अस अबाउट द कलर चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन जब होता है तो कलर चेंज क्या हो रहा है, तो ये भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है, इक्वेशन नहीं देता है। डज नॉट टेल अस अबाउट ऑब्जर्व और रिलीज ऑफ ए लाइट और साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी या साउंड एनर्जी कितना रिलीज हुआ है, कितना प्रोड्यूस हुआ, तो भी इसमें कोई भी ये वैल्यू जो है यहाँ से कैलकुलेट हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें बैलेंस इक्वेशन, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना मतलब ये हुआ कि जितने भी एटम्स रिएक्टेंट में होने चाहिए किसी भी एलिमेंट के, उतने ही एटम प्रोडक्ट में भी होने चाहिए उसी एलिमेंट के। जो एटम पार्टिसिपेट किए हैं रिएक्टेंट में, उतने ही नंबर्स उसी एलिमेंट के, उतने ही एटम्स प्रोडक्ट जो बन रहा है नया, उसके भी उतनी ही संख्या होनी चाहिए, ठीक है, उसी एलिमेंट के। जैसे कार्बन अगर मान लो रिएक्टेंट में 4 है, तो प्रोडक्ट में भी कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अगर नाइट्रोजन का नंबर अगर मान लो रिएक्टेंट में अगर 5 है, तो नाइट्रोजन एटम्स प्रोडक्ट में भी कितने होने चाहिए, 5 ही होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, तो इसे कहते हैं बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें वाई शुड एन इक्वेशन भी बैलेंस्ड, इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है स्टूडेंट। इक्वेशन को इसलिए बैलेंस किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमको क्या करना है, हमको हर समय ध्यान में रखना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है क्या है, मैटर मतलब मास, मैटर मतलब मास, मास क्या नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, मास को ना ही क्रिएट किया सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया सकता है। तो इस बेसिस में हमको एटम्स को जो जितने रिएक्टेंट में है किसी भी एलिमेंट के, उतने ही प्रोडक्ट में हमको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इक्वेशन यहाँ पर दिए गए, ठीक है। इन इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, इन इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि किसके सामने क्या रखना पड़ेगा, कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलो पहले आपको एक सिंपल दिखाते हैं पहले, ठीक है, सिंपल तरीका देखो। लेकिन सिंपल तरीका आप बहुत सारे तरीका देखे होंगे, ठीक है, लेकिन हम आपको एक अनकॉमन मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है, कैसे बैलेंस करना है किसी भी केमिकल इक्वेशन को, और बहुत सिंपल है ये, ठीक है, ये मेथड बहुत ही यूजफुल है ये, ठीक है। सबसे पहला अगर मान लो अगर देखा है, पहले इक्वेशन को हम लिखते हैं Na प्लस H2O, क्या फॉर्म हो रहा है NaOH प्लस H2O, H2, ठीक है। तो आपको करना है क्या है कि सबसे पहले आपको कोफिशिएंट मतलब सामने की तरफ, इसके सामने A लट कर लेना है A, और H2O के सामने कोफिशिएंट को B लट कर लेना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है इन्हें। और NaOH के सामने हमें क्या लट कर लेना है, C लट करना है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के सामने हमें लट कर लेना है मान लो D, ठीक है, इस तरह से हमें लट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद रिएक्टेंट में जो भी एटम्स हैं उनको लिखना है। जैसे सोडियम की अगर हम बात करें, तो सोडियम के एटम्स कितने, नहीं नीचे कुछ लिखा है मतलब 1 होता है, तो 1 × है, याद रखना कोफिशिएंट जो होता है सामने की तरफ वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है इन एटम के नंबर से, ठीक है। तो 1 × A मतलब A, मतलब सोडियम एटम कितना है, A है। राइट साइड में सोडियम का एटम कितना है, इसके नीचे 1 है, तो C × 1 मतलब C, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम एटम है यहाँ पर, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या होना चाहिए, A = C,
रिएक्टेंट में जो सोडियम एटम है और जो प्रोडक्ट में सोडियम एटम है उसको इक्वल करना है हमें, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, A इक्वल टू सी। इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन के कोफिशिएंट को बैलेंस करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कोफिशिएंट को हमने क्या ऐड कर लिया था, B। तो 2 इसके नीचे में ऑलरेडी से पहले एटम है, तो 2 इंटू बी मतलब 2B, मतलब कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, 2B है। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट में जो भी हाइड्रोजन हो गए उसके इक्वल होने चाहिए। तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, C तो यहाँ पर है, या इसके नीचे 1 है। ये याद रखना, ये C जो है ये सोडियम के लिए भी यूज हो रहा है, ये C ऑक्सीजन के लिए भी यूज हो रहा है, और ये C हाइड्रोजन के लिए भी यूज हो रहा है, याद रखना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं ना हम, क्योंकि 2 इंटू बी मतलब 2B हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करते हैं। तो अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है स्टूडेंट, C इंटू 1 मतलब C, प्लस और भी हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 इंटू डी मतलब 2D, ये भी इक्वेशन एक बन गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 1 इंटू बी मतलब B। रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट के ऑक्सीजन के इक्वल होना चाहिए। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, इसके नीचे नहीं कुछ, तो 1 है, मतलब 1 इंटू सी कितना हो जाएगा, C। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से आपको इक्वेशन को पहले बना लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने मन से क्या करना है, बड़े स्मार्टली इसके वैल्यू को क्या लेट कर लेना है, 1 लेट कर लेना है, किसी एक वैल्यू को क्या लेट कर लेना है, 1। जैसे हमने लेट कर लिया C इक्वल टू 1 लेट कर लिया, C इक्वल टू 1। तो देखो C इक्वल टू 1 होने से B की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि B इक्वल टू क्या है, C है, ठीक है। अगर C इक्वल टू 1 है तो ये देखो A इक्वल टू भी C है, तो A की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। और अब क्या निकालना है इसमें हमें, D की वैल्यू निकालनी है। तो D की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इस इक्वेशन से निकलेगी, 2 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है 1, C की वैल्यू क्या है 1, प्लस 2 इंटू डी। अब यहाँ से क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2D, मतलब यहाँ से 1/2 आएगा। D की वैल्यू क्या है बोलो, 1/2, ठीक है। तो A B C D सबकी वैल्यू यहाँ पर हमको मिल चुकी है। अब इनको क्या करना है, इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट करते हैं स्टूडेंट। तो A के प्लेस में क्या पुट करोगे, A के प्लेस में क्या पुट करोगे स्टूडेंट, A के प्लेस में 1 पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट बोलो, Na, ठीक है। मतलब 1 को लिखा नहीं आता है, समझना पड़ता है कि 1 है सामने में, ठीक है। प्लस BH2O, B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू भी 1 है, मतलब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आपको H2O लिखना है, ठीक है। फिर एरो दो, इसके बाद फिर C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू भी 1 है, मतलब यहाँ पर क्या लिखना है, NaOH, क्योंकि सामने सबके नहीं कुछ लिखा है, मतलब 1 है ऑलरेडी, ठीक है, समझा जाता है। प्लस H2 और इसके सामने क्या D है, D की वैल्यू क्या है, 1/2 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इक्वेशन को, अब यहाँ से देखो, कोई भी इक्वेशन होता है ना, केमिकल इक्वेशन, उसको होल नंबर में रखा जाता है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं रखा जाता है, ठीक है, जनरली। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 1/2 आ चुका है, मतलब फ्रैक्शन आ चुका है, डिनोमिनेटर में क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। तो आपको पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो आपको इस 2 को हटाना है तो करना क्या है, अगर मान लो इसको होल नंबर में लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये नीचे का 2 हटेगा ना, ये डिनोमिनेटर वाला। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैथ का रूल ये होता है, मैथ का ही कंसेप्ट यहाँ लगता है, ठीक है। हर एक टर्म को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस 2 इंटू 1/2, 2 इंटू सबसे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एक टर्म से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 1/2 क्या होगा, 1, मतलब 1H2। तो 1 को तो लिखा नहीं आता है, काउंट करो स्टूडेंट, सब बैलेंस मिलेंगे तुमको। सोडियम, चलो स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। सोडियम के आइटम कितने हैं, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी सोडियम के आइटम कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन के आइटम कितने हैं, 2 2 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के आइटम कितने हैं, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन मिलेंगे तुमको, क्योंकि नीचे के नीचे 1 है, 1 इंटू 2 मतलब 2, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन के आइटम मिल रहे हैं। तो 2 + 2 कितने हो गए, 4, यहाँ पर भी मतलब हाइड्रोजन 4 मिल रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 मिल रहा है। अब ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, तो ऑक्सीजन कितना यहाँ पर है, 1 नीचे होता है, नहीं कुछ तो मतलब 1 इंटू 2, ये भूल मत करना स्टूडेंट, ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन का नहीं है, ऑक्सीजन का भी 2 है ये, ठीक है, जो सामने लिखा गया है। तो 1 इंटू 2 मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 1 इंटू 2 मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। तो इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। और क्वेश्चन कुछ देखते हैं स्टूडेंट, चलो अब एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Fe2O3 प्लस CO है ना, Fe2O3 प्लस CO, और क्या फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, Fe प्लस CO2। तो आपको बड़े स्मार्टली क्या करना है, फिर से क्या करना है, सामने कोफिशिएंट लेट कर लेना है। Fe2O3 के सामने A लेट कर लेना है, और इसके सामने B लेट कर लो, और इसके सामने C लेट कर लो, और इसके सामने D लेट कर लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आयरन को चेक करना है, आयरन के एटम्स को पहले इक्वल करना है, रिएक्टेंट में जितने होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट में कितने एटम्स आयरन के, 2 इंटू A, याद रखना सामने जो लिखा है कोफिशिएंट वो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, तो आयरन कितना हो जाएगा, 2A, और तो कहीं आयरन यहाँ पर है नहीं, मतलब रिएक्टेंट में ओवरऑल आयरन कितना है, 2A। अब इसको किसके इक्वल करना है,
जो प्रोडक्ट में आयरन है उसके इक्वल करना है, इसके नीचे नहीं कुछ तो मतलब 1 है, तो C इंटू 1 मतलब C, मतलब 2A इक्वल टू C, क्योंकि आयरन को आयरन से यहाँ पर बैलेंस करना है। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट? अब इक्वेशन ये बन गई, अब दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो चलो अब बनाते हैं ऑक्सीजन का इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है स्टूडेंट? ऑक्सीजन यहाँ पर ध्यान से देखो 3 इंटू ए मतलब 3 है, और भी ऑक्सीजन है स्टूडेंट यहाँ पर 1 इंटू बी मतलब बी, तो ये रिएक्टेंट का क्या है? ऑक्सीजन है, टोटल ऑक्सीजन रिएक्टेंट का यहाँ पर लिखा जा चुका है। अब इस ये किसका इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट? प्रोडक्ट के ऑक्सीजन के इक्वल होना चाहिए, तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट? 2 इंटू डी मतलब 2D, ये इक्वेशन एक बन गई। अब हमको क्या करना है? कार्बन को लेना है। ठीक है, कार्बन को अब लिखना है, क्योंकि आयरन हो चुका है और ऑक्सीजन हो चुका है, अब कार्बन की बारी है। ठीक है, कार्बन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? 1 इंटू बी मतलब बी, ये किसके इक्वल होना चाहिए? रिएक्टेंट जो है, कार्बन रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट में जितने कार्बन है वो किसके इक्वल होने चाहिए? प्रोडक्ट में जितने भी कार्बन आइटम है उनके इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन आइटम कितने स्टूडेंट? 1 है, 1 इंटू डी मतलब डी। ठीक है, तो अब ये 3 इक्वेशन में क्या करना है? तीनों को ध्यान से देखना है। अब इसमें आपको एक बहुत ही दिमाग से क्या करना है, किसी एक को 1 कर देना है। ठीक है, ऐसे मान लो हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लिए, बी की वैल्यू क्या 1, जैसे ही बी की वैल्यू आप 1 कर लोगे, कुछ भी लेट कर सकते हो आप, तो सबसे कम नंबर लेट कर लेना। ठीक है, बी इक्वल टू 1 अगर लेट करोगे तो डी की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, और डी की वैल्यू जब 1 आएगी, इसके बाद अब क्या करो? बी और डी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, इस इक्वेशन में बी और डी की वैल्यू पुट करो। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? 3A प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 है ना, क्योंकि डी की वैल्यू क्या 1 है ना, तो यहाँ से 3A इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये 1 उधर जाएगा, तो 2 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा? ये 1, मतलब 3A इक्वल टू क्या है? 1, मतलब ए की वैल्यू क्या है? 1/3, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 1/3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो अब हमें पता चल गया, क्या क्या पता चला हमें? बी, डी और ए पता चला, सी पता नहीं चला अभी, तो इस इक्वेशन को लिया जाएगा, तभी क्या होगा? यहाँ से सी की वैल्यू तब यहाँ से आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ ध्यान से देखो, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1/3, और यहाँ पर इक्वल टू क्या लिखोगे? सी, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या है? 2/3 सी, 2/3 इक्वल टू सी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अब ध्यान से देखो, सारे वैल्यू हमको मिल गए, ए बी सी और डी, सबके वैल्यू हमको मिल गए। अब सबके वैल्यू को हमको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, चलो पुट करते हैं स्टूडेंट। तो ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 1/3। ठीक है, 1/3 Fe2O3 प्लस बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 1, मतलब CO सिर्फ लिखा जाएगा एरो। सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 2/3 आया, 2/3 यहाँ पर लिखो। ठीक है, 2/3 यहाँ पर लिखो, और क्या लिखोगे? Fe प्लस इसके बाद डी की वैल्यू लिखोगे। डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? डी की वैल्यू 1, मतलब 1 को तो लिखा नहीं जाएगा, मतलब CO2। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर फ्रैक्शन में कुछ हो चुके हैं, कुछ ऐसे भी फॉर्मूला है जो फ्रैक्शन में है, मतलब जिनके सामने कोफिशिएंट क्या है? फ्रैक्शन में। तो आपको करना है क्या है स्टूडेंट? आप ध्यान से अगर देखोगे तो नीचे डिनोमिनेटर क्या है? 3 आया, यहाँ पर भी क्या है? 3 आया, तो आपको पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो डिनोमिनेटर में आएगा उससे ही आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तभी तो ये कैंसिल होगा ना, तभी तो फ्रैक्शन होल नंबर में बनेगा तब। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1/3 क्या होगा? बोलो, 3 इंटू 1/3 1, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? Fe2O3, Fe2O3, और ये 3 से ये भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 3CO, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 3 इंटू 2/3 क्या होगा? 3 इंटू 2/3 क्या होगा? 3 इंटू 2/3, तो ये क्या होगा? 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, मतलब 2 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2Fe, और यहाँ क्या होगा? 3CO2। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? ध्यान से अगर देखोगे तो सारे एटम्स हर एलिमेंट के क्या है? बैलेंस्ड है। आयरन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी देखो 2 है प्रोडक्ट में भी। ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है? 3 और 3 कितना है? 6। राइट में भी ऑक्सीजन कितना है? 3 2 या 6। कार्बन यहाँ पर 3 है लेफ्ट में, और राइट में भी कितना है? 3। आ रहा है समझ में? तो बहुत ही अच्छा मेथड है ये स्टूडेंट। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन जो है उसको भी हम दिखाते हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन और हम करवा देते हैं आपको। ठीक है, चलो करते हैं इसको भी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आगे करते हैं। ठीक है, चलो। चलो आगे क्वेश्चन कुछ करते हैं, आगे के भी। अब आगे की क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ ध्यान से देखो, जैसे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, Pb3 क्या है क्वेश्चन? Pb3O4 प्लस HCl क्या फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट? PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है स्टूडेंट, सिंपली करना है क्या आपको? यहाँ पर फिर से लेट कर लेना है। ठीक है, सामने क्या लेट कर लो? इसके A, इसके सामने B लेट कर लो, इसके सामने C लेट कर लो, इसके सामने D लेट कर लो, और इसके सामने लास्ट में E लेट कर लो। बस ये काम करना है आपको।
अब इसके बाद क्या करना है आपको, सारे एलिमेंट को क्या करना है, इक्वल करना है, जितने भी रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो सबसे पहले लेड को स्टार्ट करते हैं, लेड से स्टार्ट करते हैं। लेड यहाँ पर कितना है, 3 है, मतलब 3 है। ये लेड जो है लेफ्ट में, ये किसके इक्वल होना चाहिए, राइट के इक्वल होना चाहिए, राइट के लेड के इक्वल होना चाहिए। राइट में लेड की संख्या कितनी है, इसके नीचे 1 है, मतलब 1 इंटू सी मतलब सी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है स्टूडेंट, 4 इंटू ए मतलब 4 है ये, इक्वल टू। अब इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन इसके नीचे 1 है, मतलब 1 इंटू ई मतलब ई। इसके बाद इक्वेशन बनाते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है रिएक्टेंट में स्टूडेंट, बी। ये किसके इक्वल होगा, 2 इंटू ई के इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट क्लोरीन की, बात कर लेते हैं। लास्ट क्लोरीन बचा है। क्लोरीन यहाँ पर कितना है स्टूडेंट, बी है। और यहाँ पर क्लोरीन कितना है स्टूडेंट, क्लोरीन ध्यान से देखो कितना है यहाँ पर, 2 इंटू सी, 2C प्लस यहाँ भी क्लोरीन 2 इंटू डी, 2D। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो अब इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट, हाँ बाकी सब ठीक है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर है, ठीक है। हाँ चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, चलो पुट करते हैं, ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर मान लो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, a इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है। a इक्वल टू 1 पुट करने से इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो स्टूडेंट। a इक्वल टू 1 पुट करने से ये क्या आ जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है। अब a की वैल्यू 1 है तो यहाँ ही पुट कर सकते हो, तो यहाँ से e की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 4 आएगी, ठीक है। e की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं फिर इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन में b की वैल्यू क्या निकलेगी स्टूडेंट, 4 इंटू ई, 4 इंटू मतलब 2 इंटू मतलब 4 है ना, क्योंकि e की वैल्यू क्या है, 4 है ना e की वैल्यू। तो 2 इंटू 4 मतलब 8 यहाँ से आएगा, ठीक है, मतलब 2 इंटू 4 मतलब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 8, b की वैल्यू क्या आई 8, ठीक है। अब b की वैल्यू हमको पता चल गया, ठीक है। और किसकी वैल्यू पता चल गई हमको, अब यहाँ पर हमको b की वैल्यू पता चल गई और c की पता चल गई, तो यहाँ से d की वैल्यू इजीली निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो b की वैल्यू क्या 8 है और 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 इंटू डी, क्योंकि d की वैल्यू हमको पता नहीं है। तो 8 माइनस 6, 3 2 या 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा 2d। यहाँ से 2 इक्वल टू क्या आया 2d, मतलब d की वैल्यू क्या है यहाँ से 1 आई। समझ में आया स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो a b c d और e सबका वैल्यू मतलब यहाँ पर निकल चुका है, ठीक है स्टूडेंट। चलो पुट करते हैं अब धीरे धीरे। तो अब यहाँ ध्यान से देखो a की वैल्यू क्या है 1, मतलब क्या लिखोगे इसको Pb3O4। इसके बाद प्लस लिखोगे स्टूडेंट। इसके बाद b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो 8 आया, तो 8 क्या लिखोगे 8HCl। इसके बाद एरो दोगे। c की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट c की वैल्यू क्या आई थी 3, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 3 PbCl2 लिखोगे प्लस। इसके बाद फिर DCl2, d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1, तो क्या लिखोगे Cl2 प्लस। इसके बाद H2O, EH2 है ना, E की वैल्यू यहाँ पर क्या आई थी 4, मतलब 4H2O। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ध्यान से देखोगे तो सारे एलिमेंट आपको बैलेंस मिलेंगे सारे आइटम्स के। यहाँ पर देखो 3 लेड के आइटम है, यहाँ पर भी 3 लेड के आइटम है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 आइटम है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 आइटम है, ठीक है। हाइड्रोजन के यहाँ पर 8 आइटम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 4 जा 8 आइटम है। क्लोरीन के यहाँ पर 8 आइटम है, यहाँ पर भी क्लोरीन के 8 आइटम, 2 3 6, 6 प्लस 2 8। आ रहा है समझ में। तो काफ़ी बढ़िया ट्रिक है बच्चों, आप लोग जरूर अप्लाई करिए और काफ़ी हार्ड इक्वेशन भी इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। और कोई तरीका नहीं होता बैलेंस करने का कोई क्वेश्चन, ठीक है। हिट एंड ट्रायल होता है कि उसको चेक किया जाता है बार बार, लेकिन हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम भले लग सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आपका कैलकुलेशन पोर्शन कैसा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा ये, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं बच्चों। मैं कपिल कुमार, थैंक यू। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ठीक है, भूलिए मत। और आगे फॉरवर्ड करिए मेरे लेक्चर को, ठीक है। धन्यवाद।